हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। और फिलहाल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ईपीएस 09 वालों के लिए, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट है ईपीएस 09 कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर सभी हम डिस्कस करने वाले हैं 15 से 20 तक के। जिसने हमारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, आई बटन पे जाके देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों बता देता हूँ, तो कल आपका एग्जाम है एपीएस 9 का, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग लगे होंगे कहीं ना कहीं से आंसर्स ढूंढने में और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ईपीएस 09 कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए हमने 50 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है सीरीज स्टार्ट करी हुई है। 50 प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि 51 52 क्वेश्चन होंगे, बस, ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ने बैठोगे, अगर सही से आप पढ़ने बैठोगे तो लगभग आप दो से 3 आवर में पूरा कर सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। 50 क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, और छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, बड़े आंसर्स भी नहीं लिखे हैं, छोटे छोटे आंसर, लगभग एक से 1.5 पेजेस के आंसर हैं, 1 से 1.5 पेजेस के आंसर एक के लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि 250-300 से ज़्यादा वर्ड लिमिट का कोई भी आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 आवर में आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं और 2 घंटे के आसपास फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि 5 घंटे आपके पास अगर हैं तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स की ये सीरीज है दोस्तों, जिसमें कि 50 51 क्वेश्चन हैं। और फिलहाल ये 29% डिस्काउंट के साथ आपको 50 रुपीज़ में अवेलेबल कराई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप, ये भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है, लिमिटेड ऑफर रहेगा ये। थोड़ी देर बाद इसको भी हम 70 ही कर देंगे। ये जो 29% ऑफ डिस्काउंट दिया गया है उसको बाद में बंद कर देंगे। अभी आज रात 8 बजे तक, रात 8 बजे तक है ये ऑफर, ठीक है, 50 तक। उसके बाद 8 बजे बाद 70 की मिलेगी अगर आप लेंगे तो आपको इसको लेने के लिए क्या करना है, और उसके बाद आपको टाइम भी नहीं होगा बाद में, तो टाइम से इसको ले लेना। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना। फर्स्ट लिंक होगा इसको बाय करने का, उसमें आप जाना, या आप कमेंट बॉक्स में जाना। कमेंट बॉक्स में मैं एक कमेंट पिन करे रखूंगा, उस कमेंट में आप, कमेंट जो करा होगा उसमें भी लिंक प्रोवाइड होगी, उस लिंक में जाना। डायरेक्ट आपको इसी टाइप का पेज मिलेगा, इसी पेज में आप पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको ईपीएस 9 कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स 50 प्लस क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर रुपीज इसका 50, या अगर आप डिस्काउंट ऑफ होने की बात करेंगे तो ₹70 दिखेगा। और आप तुरंत बाय नाउ पे क्लिक करना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। वहां पर जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, तुरंत आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, या जीमेल में आपके मैसेज भी आ जाएगा, जिसके थ्रू भी आप वीडियो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या जीमेल में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। एक तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगी और जीमेल में भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पहले से ही आ चुके हैं, नहीं देखें तो आई बटन पे जाके देख लेना। तो उसमें हमने 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये कर दिया था। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20। और अभी दोस्तों इस कोर्स की तो ये शायद फाइनल वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए अब ये फाइनल वीडियो होगी, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, उसके बाद वीडियो आप तक पहुंचती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ वन पार्टी सिस्टम, पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्यूचर्स ऑफ वन पार्टी सिस्टम। और वन पार्टी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, नाम इसे पता चल रहा है, एक पार्टी है जिसमें क्या होगी, सिंगल पार्टी होगी पूरे देश को रूल करने वाली, उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। बेसिकली देखने को मिलता है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर किंग रूल होगा, या डिक्टेटरशिप और जहां पर किंग रूल होता है वहां पर इस टाइप की देखने को मिलती है पार्टी। अब जो ये सिंगल पार्टी होगी, इट विल बी द ऑफिशियल पार्टी। ऑफिशियल पार्टी क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि एक ही पार्टी है, उसको ही हर बार गवर्नमेंट चलानी है, तो इसीलिए यही क्या होगी, ऑफिशियल पार्टी होगी, और यही ऑफिशियल पार्टी होती है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कोई भी ऐसी जॉब जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो वो करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव टू बी द मेंबर ऑफ दिस ऑफिशियल पार्टी, यानी कि आपको इस ऑफिशियल पार्टी का मेंबर होना पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखते हैं कि अब इसमें गवर्न करता कौन है। तो कोई भी इलाइट पर्सनैलिटी या जो डिक्टेटर्स होते हैं वो इसमें क्या लेते हैं, फैसला लेते हैं, और जो भी उन्होंने फैसले ले लिए, एवरी वर्ड the dictators or the elite persons will speak, it will be Delphic oracle। अब Delphic oracle क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। अब जिन्होंने नोट्स खरीद रखे हैं वो लोग अपने नोट्स अपने साथ रखना, अगर आपके पास ये वो है तो आप एक बार नोट्स में आंसर पढ़ लो, उसके बाद इधर आना,
ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको अच्छी से समझ आएगा। या इस वीडियो को देख लो, तुरंत नोट्स में देखना, आपको हर एक वर्ड समझ में आ जाएगा। तो डॉल्फिक ऑरेकल का जो मीनिंग होता है वो होता है इट्स टेकन टू बी ट्रू, यानी कि जो भी वो शब्द कहेंगे इट्स टेकन टू बी ट्रू। ऑलराइट, फिर सिंगल पार्टी सिस्टम में आपको जो फ्रीडम, जस्टिस, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, प्रेस के जो अधिकार दिए जाते हैं वो सब छीन लिए जाएंगे। उस जैसे कि एग्जांपल फासिस्ट इटली में 1922 अंडर मुसोलिनी, और 1933 में सेम टाइप ऑफ रिजाइन सीन इन जर्मनी अंडर हिटलर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया वन पार्टी सिस्टम के बारे में। तो दोबारा मैं कहूंगा जिन्होंने वो पेड पीडीएफ अभी ली हुई है पहले से ही, वो लोग क्या करो दोस्तों, एक बार पढ़ के आना, एक बार पढ़ लो उसको जाके पीडीएफ को, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आप पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पर देखो। ठीक है, या इस वीडियो को देख लो, उसके बाद सीधा आप तुरंत एट द मोमेंट, ठीक है, जैसे ही वीडियो खत्म होती है तुरंत जाके क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक कवर कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब हो तो 20 तक ही पाएंगे दोस्तों, इससे ज्यादा लिमिट नहीं होती है ऑनलाइन वीडियो में, इसीलिए मैंने जो पीडीएफ थी वो आपके लिए तैयार भी करी थी। ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ इसीलिए रखी थी, और उसकी जो कॉस्ट इतनी रखी है वो इसीलिए रखी है क्योंकि दोस्तों हैंड रिटन है वो। ठीक है, पूरे ऐसा नहीं है कि इधर उधर से पेस्ट किया हो, टोटली हैंड रिटन पीडीएफ है, और सारा का सारा आंसर जो है उसमें इग्नो स्टडी मटेरियल से लिया गया। ठीक है, इन इग्नो स्टडी मटेरियल से निकाल रखा है, ऐसा नहीं कि किसी भी वेबसाइट से निकाल के डाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफिशियल जो इग्नो की बुक्स हैं, ठीक है, इग्नो का जो स्टडी मैटर है उससे सारे के सारे आंसर निकाले हुए हैं। ऑलराइट, और पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखा हुआ है अच्छी तरीके से, इसीलिए पीडीएफ बनाया, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू हम 50 क्वेश्चंस के अराउंड कवर कर ले रहे हैं, और इसमें हमारी लिमिट बस 20 क्वेश्चन तक की हो रही है अगर डिटेल में बताऊं तो। अब हल्का हल्का बता के कोई फायदा उतना नहीं हो पाता दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ पावर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पावर मींस क्या होता है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ पावर मींस द डिस्ट्रीब्यूशन पावर बेस्ड ऑन द टेरिटरी। ठीक है, यानी कि कोई स्टेट है, कोई टेरिटरी है, कोई नेशन है, उसमें जो नेशन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होंगे, उनमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ही हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पावर पे बेस्ड दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट और एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड रहती है, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसी के पास सारी पावर्स होंगी, और जो पूरा मतलब जितने भी ऑर्गन्स हो, चाहे जितने भी स्टेट हो, उन सबका एक कॉमन सेंटर होगा जो कि अपने अंदर लेजिस्लेटिव पावर को भी लगेगा, लॉ बिल्डिंग पावर भी लगेगा, एंड ही इज लीगली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और उसके अलावा और भी जितनी भी अथॉरिटी होंगी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी। अब हम कह रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में सब सेंट्रल के पास होगा, दैट डजंट मीन कि एक नेशन ही नेशन होगा, वहां कोई भी स्टेट या कोई भी लोकल बॉडीज नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा। स्टेट भी होंगे वहां, लोकल बॉडीज भी होंगे, बट जो ऑटोनॉमी है लोकल बॉडीज को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जो लोकल बॉडीज हैं टोटली सबऑर्डिनेट होंगे टू द सेंट्रल और यूनिटरी गवर्नमेंट। वेयर एज फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरेशन रहता है इसमें, सेंट्रल और प्रोविंशियल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, इसके भी अपने कुछ फीचर्स होंगे, प्रोविंशियल के पास भी अपनी पावर्स होंगे, अपने फीचर्स होंगे। ठीक है, और कभी कभी तो फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि प्रोविंशियल के पास एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी है, उसका खुद का अधिकार बना सकता है, वो खुद के लॉज बना सकता है, खुद की सिक्योरिटी फोर्स रख सकता है स्टेट। ठीक है, स्टेट इतना पावरफुल रहता है कहीं कहीं, और खुद का एजुकेशन सिस्टम, खुद का हेल्थ सिस्टम खुद हैंडल कर सकता है स्टेट। और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि पावर का विभाजन रहता है सेंटर और स्टेट के बीच। कुछ स्टेट के ऐसे चीजें होती है जो सेंट्रल जो है होल्ड करता है, तो इस टाइप का रहता है, थोड़ा सेंट्रल इनमें पावरफुल रहता है किसी में, लेकिन पावर का विभाजन इनमें रहता है। और फेडरल गवर्नमेंट की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स दो, जो सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक फेडरल गवर्नमेंट की मिलेगी दोस्तों, कि यहां पर आपको 3 फीचर्स जरूर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है फॉर द डिवीजन ऑफ पावर। तो सेकंड फीचर होगा डिवीजन ऑफ पावर। और उसके बाद जो थर्ड फीचर यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, वो है इंडिपेंडेंस जुडिशियरी। यानी कि कभी कुछ पंगा हो गया सेंट्रल और स्टेट के बीच, तो उस टाइम पे जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट होकर फैसला लेगी। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर बेस्ड ऑन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि जिसमें पूछा गया जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू एक एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है, जो कि कोर्ट्स को दी जाती है ताकि वो एक प्रकार से क्या रख सके, नजर रख सके। किस पे नजर रख सके? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कोर्ट्स हैं हमारी, वो नजर रख सके। ये
इसी की पावर है जुडिशियल रिव्यू। और अकॉर्डिंग टू द ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स दैट आर मैक हेनरी और फर्गुसन, ठीक है। मैक हेनरी, अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो उसमें आप अच्छे से नाम देखना, स्पेलिंग भी देखना इनकी। यही चीज के लिए नोट्स जो थे वो हाईलाइट करे हुए थे दोस्तों, जो एक की पॉइंट है, जैसे नेम है ये पॉलिटिकल थिंकर के लिए, इन्हीं के लिए जो है वो नोट्स में अच्छी तरीके से इनको हाईलाइट करा गया है। तो ऐसे नाम छोड़े नहीं है मैंने, ठीक है, क्योंकि इससे भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके आंसर राइटिंग में, तो इसीलिए, ठीक है। तो मैक हेनरी और फर्गुसन की अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये एक ऐसी पावर है कोर्ट के पास जिसके थ्रू जो कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कि असंवैधानिक जो भी कानून बनेंगे उसको क्या कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट उसको होल्ड कर सकती है या जरूरत पड़े तो उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है, ठीक है, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्ट्रा विरेस कहते हैं जिसको, ठीक है, नल एंड वाइड करना किसी को भी। फिर बात करें, ये एक्सक्लूसिव पावर कोर्ट के पास है, इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है। सिमिलर पावर देखने को मिलती है हमें यूएसए में, ठीक है। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक रिजल्ट है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू की आप पावर देंगे कोर्ट को, तो हमने क्या बोला कि कोर्ट के पास ऐसी एग्जीक्यूटिव पावर होगी कि वो एग्जामिन कर सके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को। तो कभी कुछ गलत होता है तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो अपने डिसीजन देना शुरू कर देती है, जुडिशियल रिव्यू के दम पे अपने डिसीजन मेकिंग शुरू कर देती है कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट की जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है उसको ही हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी कि एक प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल डिपार्टमेंट है आपस में कॉन्फ्रंटेशन इनका हो जाता है। एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना, बट जुडिशियरी स्टार्टेड टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड एज द जुडिशियल एक्टिविज्म। ऑलराइट, अब ऐसा इंडिया में कब देखने को मिला था? इंडिया में एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 1917 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था या पूरी की पूरी जो PIL की डिवाइस थी वो हमारे सामने आती है टू इंश्योर जस्टिस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। उसके बाद हम देख लेते हैं अब जुडिशियल एक्टिविज्म में लिए हुए कुछ डिसीजंस देख लेते हैं कोर्ट के। तो आपने देखा होगा कि टू व्हीलर्स में जो हेलमेट है, डबल हेलमेट है, उसका जो फैसला था कोर्ट के द्वारा किया गया, तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। सिमिलरली यूएसए में एक एबॉर्शन को बैन करने के लिए कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया था, ये शो करता है जुडिशियल एक्टिविज्म को। अब जुडिशियल एक्टिविज्म किसी मायने में गलत भी हो सकता है क्योंकि कोर्ट के जो जजेस होंगे उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज इतनी नहीं होगी कि एकदम सही डिसीजन वो ले लें, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो नहीं ले पाएंगे जैसा कि एग्जीक्यूटिव और हमारी जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है वैसे कोर्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकती है दोस्तों। तो इसीलिए ऐसा तो है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइड भी है कि जुडिशियरी सेव्स द पीपल्स फ्रॉम द ऑनस्लॉटर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यानी कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो उस टाइम पे जो कोर्ट है उन पे नजर रख के जनता को उनके ऑनस्लॉटर से बचा सकती है, ठीक है। फिर यानी कि जनता को उनका बलि का बकरा नहीं बनने देती है, सब मिला के जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि कोर्ट। अब चलते हैं डिस्कस द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, क्वेश्चन नंबर 19। अब मिलिट्री का रोल क्या है? तो इसमें कुछ पॉलिटिकल थिंकर PDF में देख लेना जिन्होंने ली है, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, ल्यूसियन पाई, M हाल्पन और JJ जॉनसन, ठीक है। ये 3 राइटर्स, ठीक है, या पॉलिटिकल थिंकर्स, ये मिलिट्री को डिफेंड करते हैं। दे डिफेंड द मिलिट्री एज द मॉडर्न फोर्स, ठीक है, जो कि मिलिट्री के इनके अकॉर्डिंग मॉडर्न फोर्स है जो कि इतनी स्किल रखती है कि जो ट्रांसफर है पावर को ट्रांसफॉर्म कर सके। यानी कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है, मिलिट्री फोर्स इतनी ताकत रखती है, ऐसी स्किल्स रखती है कि उस गवर्नमेंट को एस्केप करा के अपना एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट करना शुरू कर दे, ठीक है। अब मिलिट्री रूल इसी को कहा जाता है कि जिसमें कि गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री अपना शासन करना शुरू कर दे, इसी को हम मिलिट्री रूल कहते हैं, ठीक है। तो ये राइटर्स जो पॉलिटिकल थिंकर है उनके नाम याद रखना, ल्यूसियन पाई, M हाल्पन एंड JJ जॉनसन। ऑलराइट, इनकी सही स्पेलिंग लिखना, जिन्होंने PDF ली है खासकर वो तो गलत मत करके आना। एक बार देख लेना क्वेश्चन नंबर 19 उस PDF में फर्स्ट में ही जो नाम दिए हैं वही है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज मोर डिस्ट्रस देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या है, जहां पर भी मिलिट्री होगी दोस्तों उस एरिया में आप देखोगे क्योंकि मिलिट्री के पास इतनी स्किल नहीं रहती है गवर्नमेंट को इतना चलाने की, तो जो पॉलिटिक्स है किसी भी देश की या स्टेट की, पॉलिटिक्स तो अंडर डेवलप हो ही जाएगी। पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी हो पाए, इतनी टेक्निकल स्किल्स तो नहीं रहती हैं, बट
कभी कभार ऐसा देखा गया कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाता है ऐसे एरियाज का भी जहां मिलिट्री रूल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहां पर जो है लोगों का जो इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट या जो लिविंग, जो जिस तरीके से वो रहते हैं, वो एक प्रकार की डाइवर्सिफाइड लिविंग होती है। तो मिलिट्री क्या है, उसको इंटीग्रेट करने का काम करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। मिलिट्री के नाम पे सब एक हो जाते हैं, तो ये चीज देखने को मिलती है। जैसा कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब पाकिस्तान में आई थी 1950-60 के टाइम पे, 1950-60 से पहले पाकिस्तान में पूरा पॉलिटिकल चाओस था। उसके बाद मिलिट्री का जैसे ही शासन आया तो सब लोग यूनाइट हो गए, मिलिट्री के सपोर्ट में आ गए, तो मिलिट्री रूल 1950-60 में हो गया और अच्छा चला, ठीक है। वहां पर जो पॉलिटिकल रूल या जो डेमोक्रेसी चल रही थी उससे बेटर चला ये मिलिट्री रूल। और अभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान में तो ये हलचलें होती रहती हैं कि मिलिट्री का रूल है या प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, पपेट प्राइम मिनिस्टर टाइप का वहां पाकिस्तान में मॉडल बना दिया। तो ये सारी चीजें इसमें। अब देखो यार, अब हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं अगर हम बात करें मिलिट्री रूल में। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पॉलिटिकल, अगर आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने हैं अपनी सोसाइटी में, तो वही लोग कर सकते हैं जो कि स्किल्ड पॉलिटिशियन हो। और स्किल्ड पॉलिटिशियन कोई भी कब बनेगा? जब व्हेन ही विल हैव टू फेस द हार्ड स्कूल ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है। पब्लिक लाइफ के जब आप बीच जुड़ेंगे तब जाके आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एक स्किल्ड पॉलिटिशियन बन सकते हैं। पर मिलिट्री के केस में ऐसा नहीं होता है। मिलिट्री ऑफिशियल्स कभी भी पब्लिक के बीच नहीं रहते हैं, सो दे कैन नेवर नो द डिमांड ऑफ पब्लिक, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल अंडर डेवलपमेंट तो होना ही है मिलिट्री रूल में, भले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। वैसे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। अब मिलिट्री रिजाइम में ऑल्सो दे रेस्ट्रिक्ट ऑल द पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है सबको रेस्ट्रिक्ट कर देंगी। जो आपके गुट बनते हैं उनको नहीं बनने देंगे, प्रेशर ग्रुप्स को वो नहीं बनने देंगे, सेंसरशिप लगा देंगे, प्रेस को बैन कर देंगे और भी बहुत सारी चीजें जो है ये कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कहीं आर्मी रूल होता है तो अलग किसी दूसरे कंट्री की आर्मी जो है वो हमेशा उस पर नजर टिका के बैठेगी कि कब इस कंट्री के आर्मी को हराया जाए और कब इनको हटा के अपना यहाँ पर आ जाए। जैसा कि अरब और इजराइल वॉर में हुआ था 1967 में, तो सीरियन आर्मी जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पर डिफीट हो गई थी, ठीक है। तो आर्मी रूल में अधिकतर यही देखा जाता है, क्योंकि आर्मी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज उनको अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाती है। अब चलते हैं, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये नहीं संभाल पाती है, इसलिए नहीं संभाल पाती है क्योंकि जो आर्मी है ना, उसकी जो हम कहते हैं कि हमें अगर दूसरी कंट्री से डील करना है, वो पावर्स, वो स्किल्स भी हमें चाहिए, तो वो स्किल सेट भी नहीं आ पाता है यहाँ पर मिलिट्री रूल में इनके पास, ठीक है। तो ये चीज है। अब है एक्सप्लेन टर्म अंडर डेवलपमेंट। अब अंडर डेवलपमेंट क्या होता है? अंडर डेवलपमेंट एक थ्योरी है जो कि बेसिकली लैटिन अमेरिकन जो राइटर्स थे उन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। अब ये क्यों प्रोपाउंड की थी? टू शो द पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द एरियाज, ठीक है। क्योंकि लैटिन अमेरिका में आप देखोगे हमेशा से स्पेनिश और पोर्तुगीज का जो है रूल रहा। इवन अब जो स्पेनिश और पोर्तुगीज चले गए उसके 150 साल बाद भी, जो 150 ईयर्स बाद भी यहाँ पर इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस देखने को मिलती है और ये सेमी कॉलोनियल डिपेंडेंसी रहती है टू द ऑफ द इंपेरियल कंट्रीज, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अंडर डेवलपमेंट की, तो ये एक जैसे डेवलपमेंट है वैसे अंडर डेवलपमेंट भी एक मॉडर्न फिनोमेना है, ठीक है, जो कि अचानक से नहीं होता है। किसी भी देश में, कोई भी देश अंडर डेवलप्ड अचानक से नहीं होगा। उसको अंडर डेवलप करने के लिए पूरा एक हिस्ट्री रहेगी, उसकी पूरा एक इतिहास रहेगा, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है अंडर डेवलपमेंट का, ठीक है। एक क्या है? हिस्टोरिकल प्रोसेस है अंडर डेवलपमेंट, राइट। अब उसके बाद मैं बात करता हूं अभी की पॉलिसी। ये भी मैटर करती है कि आज की डेट में जो कंट्री है उसकी क्या पॉलिसीज हैं, वो भी बताएंगे कि अब कब तक वो अंडर डेवलप रहने वाला है और साथ ही फ्यूचर में क्या वो पॉलिसीज रखेगा। ये तीनों चीज, हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिस्क्राइब्स कि अंडर डेवलपमेंट उस एरिया का कब तक है और कब तक रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि अंडर डेवलपमेंट हमेशा को किसी कंट्री को हम अंडर डेवलप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री को हम अंडर डेवलप कहेंगे। नहीं, सोशली भी कोई कंट्री बैकवर्ड में है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, सोशली बैकवर्ड कंट्री है, तो उसको भी हम अंडर डेवलप्ड ही कहेंगे, उसको भी अंडर डेवलप के दर्जे में ही डालेंगे। अब अंडर डेवलप को अगर बढ़ना है तो उसे क्या करना होगा? जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उसके साथ कॉर्पोरेशन करना होगा। बट अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर अपनी जो नीतियां हैं, अपनी जो फाइनेंशियल
पोजीशंस है उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेगी, अपना इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगी अपने देश में, तो भी क्या होगा, तो भी वो आगे जाके अंडर डेवलप में ही रहने वाली हैं। तो प्रेजेंट की नीति बहुत जरूरी है कि आप किसी कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ कॉर्पोरेट में आ जाओ, अपने कंट्री में क्या करो, लाइबिलिटीज दो, और जो फॉरेन फंड है उसको, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन फंड्स हैं, उनको अपने कंट्रीज में आने दिया जाए। फिर है, अब अंडर डेवलप्ड अगर कोई कंट्री होगा तो वहां पर सबसे पहले क्या होगा, पोवर्टी होगी, सबसे पहले वहां तो गरीबी होगी, तभी इकोनॉमिकली अंडर डेवलप में पोवर्टी जरूर होगी। उसके बाद पॉलिटिकल बैकवर्डनेस देखने को मिलेगी, कल्चरल बैकवर्डनेस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टार्वेशन, डिजीज, एपिडेमिक्स, तमाम जो भी होंगी, और अधिकतर देखने को मिलता है नेचुरल कैलेमिटीज तक उसी देशों में आती है जो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, साफ बात है, देख लीजिएगा आप, क्योंकि नेचुरल क्लैमिटीज भी अब उनको ही अफेक्ट करती हैं, आती तो हर जगह है। डेवलप्ड कंट्री तो उसको किसी ना किसी रूप से कंट्रोल कर लेगा, बट अंडर डेवलप में कोई फैसिलिटी नहीं, ठीक है, कोई तरीके की आपकी जो बेसिक प्लान्स होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो नेचुरल क्लैमिटीज भी वहीं ज्यादा हार्ड हिट करती है जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया की, अगर इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया में जब ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिलता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंडिया बैकवर्डनेस में चले गया था, और अधिकतर जो पुअर लोग थे वही यहाँ पर बचे हुए थे। ठीक है, तो किस तरीके से अब इंडिया ने खुद को उबारा है, किस तरीके की पॉलिसीज इंडिया ने रखी है कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की ओर इंडिया पहुंच चुका है। तो यही चीज है, आपकी पॉलिसी को आप किस तरीके से सुधारें कि आप डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आ जाए। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, हमने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देख दिया है। जिन्होंने पीडीएफ खरीदी है जरूर से आप जाओ और सारे के सारे 20 तक के आंसर देखो, और सब चीज आपको समझ में आएगा। अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, और जो अच्छे अच्छे वर्ड उस पीडीएफ में जो मैंने लिखे हैं ना, अच्छे अच्छे वर्ड, हैवी वर्ड्स थोड़ा लिखे हुए हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना, यही कहीं ना कहीं एक की फैक्टर बनता है आपके अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर करना, फटाफट जाके उसको देख लो, तभी उसको पीडीएफ को लेने का कोई फायदा भी बनेगा। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और बाकी इससे ज्यादा हमारी लिमिट नहीं है कि इससे ज्यादा भी हम कर पाए, इसीलिए जो पीडीएफ है, पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कहीं से भी सर्च कर लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, मैक्सिमम वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में अवेलेबल होंगे उनके आंसर। क्योंकि ऐसा होता है कई बार आपको क्वेश्चन पता चल जाता है इंपोर्टेंट, बट आपको उसका आंसर ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है। स्टडी मैटर में ढूंढेंगे, इंटरनेट में ढूंढेंगे, फिर कौन सा आंसर सही है, ठीक है, किस में कितना प्रिसीजन है, वो चीज ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो सारी मेहनत मैंने की है उस पीडीएफ में। तो अगर आप डायरेक्टली उस पीडीएफ को बाय करते हैं तो आपको सारे के सारे लगभग आंसर, इसमें से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबके लगभग क्वेश्चन और आंसर उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उसको पढ़ के आप पूरा रिलाई कर सकते हैं इस पीडीएफ में। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आप बाहर से पढ़ लो और 50 क्वेश्चन ये, तो इससे आगे मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो चूकेगा हमसे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर करे ही है मैंने। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अब इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आएगा, पार्ट 5 नहीं आएगा, ये पार्ट 4 तक हमारी वीडियो हो गई। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप कि अगर आप वो पीडीएफ बाय कर लेंगे तो 50 के 50 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कवर करके जाएंगे। मतलब इतना तो करके ही जाएंगे कि आपको बेसिक आइडियाज मिल जाए, पॉइंट की कमी आपको वहां पर ना हो उस समय, और एक्सप्लेन करके ज्यादा आप लिख सकते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन है और कितना आपसे वर्ड लिमिट मांगी गई है। एक्सप्लेन तो आप आराम से कर सकते हैं, इतना तो एक ग्रेजुएशन वाले को आना ही चाहिए। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमने अभी देख लिए। जिन्होंने पीडीएफ ली होगी वो बाकी के 30 क्वेश्चन उस पीडीएफ से आराम से कवर कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का जहां पर इस्तेमाल किया है वैसा ही आप वहां भी एग्जाम में भी करके आना, और अच्छे नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और फिर से मैं आपको बता दूं, जिसको पीडीएफ बाय करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या सीधा आप कमेंट में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, पहला जो कमेंट होगा जो कि मैंने पिन करके लगाया होगा अपने ही चैनल का, वहां पर से आप डायरेक्टली उस इंटरफेस तक पहुंच सकते हैं। इस वाले इंटरफेस तक आप पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपको सीधा लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको, अगर आप 8-9 बजे से पहले खरीदते हैं तो 8 बजे से पहले खरीदते हैं तो 50 रुपए में आप अवेल कर सकते हैं ऑफर को। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो 70 में आपको बाय कर सकते हैं आप। ठीक है, बाय नाउ में जाएंगे, आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, नाम और नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसे आप फिल करेंगे, सीधा पेमेंट गेटवे में पहुंच जाएंगे।
वहां पर आपको जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगी तुरंत आप पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को से मिल रहा है। तो जिन्होंने भी डाउनलोड करी है वो पीडीएफ, आई होप कि आपकी हेल्प हो रही होगी दोस्तों। और अच्छी से एग्जाम करना, आप जो भी हो, पीडीएफ बाय करो ना करो वो आपकी मर्जी, बट अच्छी से एग्जाम देना और सारे आंसर बिल्कुल तसल्ली से लिखना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और जो ये चैनल है दोस्तों, इसमें आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल हम ल्यूसेंट बुक को कवर कर रहे हैं, तो जिसको भी करनी होगी आगे चल के एग्जाम खत्म होने के बाद, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू। टिल देन टेक केयर, स्टडी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।